हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? तो ऑप्शन में है विकसित, अविकसित, आत्म केंद्रित या आत्मविश्वासी। तो पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्म केंद्रित। कैसा होगा? आत्म केंद्रित, यानी पूर्व परिचालन स्तर यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की शुरुआत लगभग 2 वर्ष की उम्र में होती है और 7 वर्ष तक चलती है। तो इस स्तर में क्या होता है? भाषा का इतना ज्ञान हो जाता है 2 से 7 वर्ष तक की आयु में कि शब्दों के माध्यम से विचारों का संचार होने लगता है। लेकिन बहुत तरह के संकेतों के माध्यम से भी बच्चे अपनी बातों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। ठीक है, तो अगर पूर्व ऑपरेशनल स्टेज आए, अवस्था किस प्रकृति का होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा? आत्म केंद्रित। क्या हो जाएगा? बच्चे का आत्म केंद्रित बच्चा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? अब जो नहीं है हमें उस पर फोकस करना है। तो देखो, परिवार, स्कूल, समूह यानी पीयर ग्रुप और मीडिया। तो इसमें से समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी? इसमें मीडिया नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? मीडिया। परिवार, स्कूल, जो पीयर ग्रुप है, इससे तो बच्चा यानी स्टार्टिंग में सीखता ही है, लेकिन मीडिया का इतना खासा प्रभाव नहीं होता है। तो डी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, तो वो कौन सा? मीडिया नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? अब इसमें देखो, परिवार, साथी समूह, पुलिस, स्कूल। तो इसमें से देखो, परिवार हो गया, साथी समूह होता ही है, स्कूल हो जाएगा, लेकिन इसमें पुलिस नहीं होगा। समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, तो पुलिस इसमें नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में देखो, नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण या फिर पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। तो इसमें क्या पूछा था? जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है, कैसा व्यवहार है? समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम क्या? नकारात्मक समाजीकरण। यानी कि ए ऑप्शन जो है नकारात्मक समाजीकरण वो राइट आंसर होगा। समाज विरोधी गतिविधियों को सीखना ही नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई का काम छोड़कर पॉकेटमारी करने लगे या फिर चोरी करने लगे या फिर डकैती करने लगे, ठीक है, इस तरह के अगर वो काम सीख लेता है तो वो क्या होगा? नकारात्मक समाजीकरण कहा जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन है 30, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक समाजीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? देखो, पुनर्समाजीकरण या फिर सामाजिक स्थिति या फिर समाजीकरण या फिर समझ का आदान प्रदान। अब किसकी बात की गई है? एक शिशु की बात की गई है जो क्या कर रहा है? धीरे धीरे आत्मबोध कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग से अगर हमें जब से खाया जाता है, जब हम बच्चे होते हैं, तो क्या होता है? हमारा समाजीकरण होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है,
बच्चे ने जन्म लिया है, या व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, या फिर बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो पुनः समाजीकरण कारण जो है वो किसमें प्रकट होगा, प्रत्यक्ष रूप से कैसे हम देख सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है। देखो, जब पुनः समाजीकरण में क्या इसमें दिया है, लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर, अब कोई लड़की है तो भाई जो अपने फैमिली में रह रही है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, तो वहाँ के रहने खाने मतलब सारे तरीके वो सीख चुकी है, लेकिन शादी के बाद फिर उसे फिर से वही व्यवहार सीखना पड़ेगा, दूसरे परिवार में जाके उनके परिवार के अकॉर्डिंग व्यवहार सीखना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनः समाजीकरण, है ना। कि कितने बजे जगना है भाई, कितने बजे खाना बनना है। हाँ, किसी किसी के घर में बहुत जल्दी मॉर्निंग में खाना बन जाता है, तो किसी किसी के घर में दोपहर में बनता है ना। तो वो जो सीखने का तरीका है वो क्या होगा, पुनः समाजीकरण। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर क्या करना होता है, नवीन मूल्यों को या फिर मानकों को, मान्यताओं को एवं व्यवहार का प्रशिक्षण अथवा पुराने ही मूल्यों, मानकों एवं मान्यताओं के पूर्व ज्ञान कराने की प्रक्रिया पुनः समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कथन क समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कथन क्या कह रहा है कि समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया जो है वो समाज के लिए आवश्यक है। अब कारण क्या बता रहा है इसमें, कि व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्व संकल्पशील नहीं हो सकता। तो इसमें देखो कौन सा सही होगा, इसमें ए जो है यानी कि समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है, तो ये तो सही बात है। अब इसमें ख है कि कारण जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्व संकल्पशील नहीं हो सकता, लेकिन ये जो ख है इसका कारण जो बताया गया वो गलत है। तो इसमें देख लो, इसमें बी ऑप्शन में दिया है क सही है लेकिन ख गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक होती है, जबकि कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्व संकल्पशील हो इसके लिए व्यक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। कैसी होती है, व्यक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक होती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है, तो वो कौन है इसमें, सेरिफ एवं सेरिफ हैं, या फिर एच.एम. जॉनसन हैं, या फिर केमाल यंग हैं, या फिर ब्रूम एवं सेल्जनिक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण, इतना लर्न कर लो, सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण, ठीक है। अगर इतना वर्ड याद हो जाता है तो वो किसका है, वो डेफिनेशन है, या फिर इस पे महत्व जो दिया गया है यानी इनकी जो डेफिनेशन है उसमें भी यही वर्ड आएगा, तो वो किसकी हो जाएगी, केमाल यंग जी की हो जाएगी। किसकी होगी, केमाल यंग जी की। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में किसने सामाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मैं और मुझे, आई एंड मी का सिद्धांत किसका है, तो दुर्खीम का, या फिर मीड का, या कोले का, या फ्राइड का। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये सबको ही लर्न होता है, किसका है, मीड जी का है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, आई और मी की अवधारणा जो है वो किसकी है, मीड जी ने दी है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नांकित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है,
तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? देखो, CH कूले, GH मीड या फिर S फ्राइड या RK मुखर्जी। तो राइट आंसर होगा GH मीड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आई, मैं, मी मुझे, ईगो अहम और सुपर ईगो यानी परा अहम। तो इसमें से राइट आंसर होगा कौन सा? मी, यानी कि मुझे। मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? तो वो है मी के, यानी कि मुझे के। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसकी है? एस फ्राइड की है, कोली की है, एच ब्लूमर की है या फिर GH मीड की है? तो सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा है किसकी? GH मीड जी की है। किसके? GH मीड जी की। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। GH मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है? तो किससे संबंधित है इसका? अहंकार से या फिर इदम से या परम अहंकार से या फिर अहम से? तो इसका जो संबंध है वो किससे संबंध होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अहम से संबंध होगा। किससे संबंध होगा? अहम से। GH मीड के अनुसार आत्मन यानी कि सेल्फ, क्या कहेंगे आत्मन को? सेल्फ का सबसे प्रमुख गुण यह है कि यह परावर्तनता या आत्मवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव होता है। अतः आत्मन स्वयं अपने लिए ही एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट है। उन्होंने आत्मन को दो भागों में बांटा है। कौन सा? मुझे या सामान्यकृत अन्य तथा या फिर मैं। ठीक है, तो मुझे या सामान्यकृत अन्य एक हो गया और क्या हो गया? मैं हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अहम को माना है, अहम से संबंध माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है। तो स्वयं का सार क्या बताया उन्होंने? भूमिका ग्रहण, परावर्तनता, चेतना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है परावर्तनता। क्या होता है? परावर्तनता, यानी कि रिफ्लेक्सिव। क्या है? परावर्तनता। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन वह ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये जो कथन है वो सही है या गलत है, अंशतः सही है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही है। ये कथन जो है वो कैसा है? सही है। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है, ठीक है, और न ही सामाजिक, वरन वह क्या करता है? ये दोनों ही बनता है। किसके द्वारा? समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो मानव शिशु एक कैसा जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेता है? ये तो हम सब जानते हैं। हम सब कैसे हैं? जैविक प्राणी के रूप में जन्म लिए। वह मात्र अस्थि मांस का ढांचा होता है ना? वह न तो मानव के रूप में जन्म लेता है और न ही सामाजिक होता है, जबकि समाजीकरण के द्वारा वह एक क्या बनता है? सभ्य इंसान बनता है, सभ्य मानव बनता है और एक सामाजिक प्राणी बनता है। इसलिए ये वाला जो कथन है वो सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क यानी कि कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है तब आत्म सेल्फ का विकास होता है? तो ये जो कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मीड जी का है, यानी ए ऑप्शन ही इसमें राइट आंसर होगा। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब वह आत्म सेल्फ का विकास होता है? तो ये कथन किसका? हर्बर्ट मीड जी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सीखने की प्रक्रिया को
मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? तो पियाजे ने या फिर दुर्खीम ने या डैबस ने या पार्सन्स ने? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है तो वो किया है पियाजे जी ने। किसने? पियाजे जी ने। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि बच्चे दिमागी तौर पर बहुत सक्रिय होकर अपने आसपास की चीजों का विश्लेषण करते हैं और तभी उन्हें अपनी व्यक्तित्व का अंग बनाते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? तो सांस्कृतिक है या फिर सामाजिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है या फिर तार्किक है? तो दुर्खीम जी के दृष्टिकोण की बात पूछी गई है कि सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है, तो उनका दृष्टिकोण कैसा है? सामाजिक है। कैसा है? सामाजिक। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण सामाजिक है। उन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपने कौन सा उनका सिद्धांत है? एक सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। कौन सी अवधारणा उनकी? सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, जिसका तात्पर्य समाज में विचारों की व्यवस्था, व्यवहार प्रतिमानों तथा सामाजिक प्रवृत्तियों एवं मूल्यों से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।